इसके एसी के फ्लैप ऊपर कर देना। हाँ जी, तो स्टार्ट करें, करें शुरू करें। बुक मिल गई आपको सबको? हम्म? बुक आपको कौन सी वाली मिलनी थी? जी, नहीं, आई एम नॉट सेइंग कंपाइलर, मैं पूछ रहा हूँ केस स्टडी वाली जो बुक है वो मिल गई क्या? नहीं मिली क्या? अच्छा, कब पूछा था आपने? कब पूछा था, परसों? ठीक। लेक्चर नंबर कौन सा है आज? 7? एक का 6 और दूसरे का 7, ऐसे ही है ना? हम्म? इनकी केस उनको बोल दो वो ऑब्जेक्टिव वाली जो बुक है ना, बच्चों की ऑब्जेक्टिव की बुक है ना, सी इंटरवलों की, डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे आज, ग्रुप 2 की और ग्रुप 1 की। स्वाति से बोल दो, तो सर ने बोला है। हम्म? क्या कर लिया? बेटा, हमने लास्ट जो टॉपिक किया था डिस्कस, उसमें ये सारी बातें हो गई थी हमारे बीच में। हम्म? और लेक्चर नंबर हम यहीं पे एडिट कर लेते हैं डेट के साथ। हो चुका था ये तो, करके गया था मैं, लास्ट क्लास में ही करके गया था। है, बहुत बढ़िया। चलो फिर ठीक है, तो हम सीधे सीधे एक काम करते हैं, वापस से अपनी बात को शुरू करते हैं जहां पे खत्म हुई थी बात हमारी। तो हमारा जो डिस्कशन था वो कहीं यहां पे आके खत्म हो गया था, इस पॉइंट पे। ठीक है, और हमने अपनी बात को इस पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू करना था, यानी कि हमें शुरू करना है अपनी बात को यहां से, बोले तो इंडिविजुअल से। ठीक है, हम क्या करने जा रहे हैं? हम डिटरमाइन करने जा रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। क्या डिटरमाइन करने जा रहे हैं? रेजिडेंशियल स्टेटस। ये जो बात है ना, यहाँ पे आपको ये नोट्स आपको दिए जाएंगे, ये वाली फाइल आपको मिलेगी। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखना, ये बात हमने पढ़ ली थी क्या? जरा एक बार गो थ्रू करके देखना कि सर ये बातें हमने कर ली थी क्या कंप्लीट? हमने सेक्शन 6 के रेलेवेंस को पढ़ लिया था, हमें रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों पढ़ना चाहिए ये पढ़ लिया था हमने। बोलो। क्योंकि सेक्शन 4 का रिक्वायरमेंट है कि इनकम टैक्स किस पे लगता है? इनकम टैक्स किस पे लगता है? टोटल इनकम का मतलब वो इनकम होता है जो सेक्शन 5 में दिया होता है। बोलो हाँ या ना? सेक्शन 5 हमें बताता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम, एंड ये जो स्कोप है ये डिपेंड करता है किस पे? रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन विच इज इन टर्न डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 6, एंड रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन कैन बी दैट ऑफ ईदर रेजिडेंट और non-resident, or depending upon the situation, resident or non-resident, we will decide that how much income of that person will be taxable in India. ये बात हमने लास्ट लेक्चर में करी थी।
आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस ढूंढने जाएंगे। किसका? इंडिविजुअल का। किसका? इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग एक काम करो, रजिस्टर पे हेडिंग डालो, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस इन केस ऑफ इंडिविजुअल। डिटर्मिनेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस इन केस ऑफ इंडिविजुअल। पेजेस की शफलिंग तो बहुत ज्यादा होगी आज। यस, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस इन केस ऑफ इंडिविजुअल। लिख ले, हेडिंग डाल दिया आपने, डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस इन केस ऑफ इंडिविजुअल। बच्चों एक बात बताओ, इंडिविजुअल कौन होता है? इंडिविजुअल एक नेचुरल पर्सन होता है। कौन होता है? एक नेचुरल पर्सन होता है। इंडिविजुअल अगर हम किसी नेचुरल पर्सन को समझते हैं तो इसका डेफिनेटली मतलब होता है मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड माइनर चाइल्ड। इस कैटेगरी में हम किसका किसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे? बताओगे एक बारी, किसका किसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकलेगा इस वाली कैटेगरी के अंदर? इस वाली कैटेगरी के अंदर रेजिडेंशियल स्टेटस निकलेगा मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। इन केस आपको ध्यान रखना है, इनकम टैक्स में एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप के जैसा कोई कॉन्सेप्ट हमारे इनकम टैक्स में यूज नहीं किया गया है। आई बात समझ में? सोल प्रोप्राइटरशिप को यहां पे एज एन इंडिविजुअल देखा गया है। कैसे देखा गया है? सोल प्रोप्राइटरशिप को इनकम टैक्स के अंदर कैसे देखा गया है? एज एन इंडिविजुअल ही देखा गया है, यानी कि इनकम टैक्स में सोल प्रोप्राइटरशिप के नाम से कोई जगह नहीं है। क्लियर हो गई बात? हमारे यहां पे 7 कैटेगरीज ऑफ पर्सन हैं। कितने? 7 कैटेगरीज ऑफ पर्सन हमारे यहां पे हैं। नंबर 1 कैटेगरी में कौन आता है? इंडिविजुअल आता है। फिर एचयूएफ आती है। व्हाट एचयूएफ इज? एचयूएफ इज ऑल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ पर्सन जो एक्चुअल में सिर्फ इसको एक जो सेपरेट एग्जिस्टेंस दिया गया है ना, वो सिर्फ किस में दिया गया है? इनकम टैक्स लॉ में। एक फैमिली की इनकम को, ध्यान से सुनना, किसकी इनकम को? फैमिली की इनकम को किसके एंड में टैक्स किया गया है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, है ना? यानी कि अगर हम एचयूएफ नहीं लिखते तो हम ही में से कुछ लोग क्या करते? अपने आप को इंडिविजुअल नहीं दिखाते। क्या दिखाते? एक फैमिली दिखाते, और इनकम उस फैमिली के नाम पे आती तो टैक्स नहीं लग पाता, क्योंकि टैक्स तभी लग सकता है जब आप एक पर्सन हो। जब आप एक पर्सन हो। लास्ट क्लास में मैंने आपको ऐसा कहा था कि बेटा जो टैक्स लगता है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा, वो सिर्फ और सिर्फ तभी लग सकता है जब कोई पर्सन पिक्चर में हो। कौन? पर्सन। यहीं पे होगा कहीं ना कहीं, वो है क्या? यहां पे था क्या कहीं? ठीक है हर्ष, पर्सन को सिंप्लीफाई करोगे क्या एक बार मेरे लिए? यानी कि अगर मैं पर्सन की बात कर रहा हूं तो पर्सन को देसी भाषा में क्या कहेंगे? मतलब पर्सन का रेलेवेंस क्या है? हु इज अ पर्सन? सिंपल वर्ड में अगर हम समझे, पर्सन कौन है? बोलो सर, पर्सन का मतलब क्या है? देखो यहां लिखा है ना पर्सन, तो उस पर्सन का मतलब है, बताना भाई, वेट कर रहा हूं मैं। है? अरे नहीं रे, देख भाई मेरी बात सुन। एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन था पता है? कौन था बताओ? साइंटिस्ट नहीं था वो, साइंटिस्ट तो उसका प्रोफेशन था। था कौन? उसको कहा जाता था द जीनियस। क्या कहा जाता था? उसने एक बात कही थी, माइंड को एजुकेट करो, ट्रेन मत करो। क्या फर्क है दोनों में बेटा? व्हाट इज द डिफरेंस इन बोथ द वर्ड्स? ओके, एक सिंपल क्वेश्चन, फॉर व्हाट पर्पज यू गाइज आर हियर? ऑप्शन देता हूं, आदत पड़ी हुई है आपको। नंबर 1,
नंबर वन। आखिरी वाले का कोई रेलेवेंस ही नहीं है वैसे। हाँ जी, अपना अपना आंसर चूज कर लो। दोनों गलत जवाब। जब कोई चीज एक तर्क से हो सकती है तो काहे को दो बारी सोचना उसके बारे में। हम्म। ऑप्शन ये वाला। अभी ना आजकल एक न्यूज बड़ी फ्लॉट हो रही है सोशल मीडिया पे। मेरे को उसे देख के बड़ा बुरा लगा। मैंने कल सुना उसको गाड़ी में बैठ के, और मैंने ना एक बंदे के व्यूज सुने। आजकल क्या ना, डेटा कलेक्शन इज वेरी इजी। तो दैट पर्सन इज सेइंग दैट इन इंडिया देयर इज अ नो जॉब फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। क्या हाल है? बढ़िया। हम्म। अच्छा लगता है क्या सुनने में? अच्छा लगता है? नहीं। कैसा लगता है? बुरा लगता है? बुरा लगता है। आप जहां बैठे हो ना, 2013-14, 2 साल अपन वहीं बैठे थे। नहीं, रियलिटी में तुम जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो ना, हमने इस कमरे में बैठ के पढ़ाई करी है। तो जब ये कमरा रेंट पे लिया गया ना, तो ये वाली जो दीवार है ना, ये वाली दीवार जहाँ ये बैठी है उपासना, इसके जस्ट उधर की साइड वहां उस दीवार पे कुछ लिखा हुआ था। मैंने लिखा था। तो जब ये कमरा रेंट पे लिया तो एज इट इज लिखा हुआ था वहां पे वो। तो मैंने लॉ वाले सर को बोला, मैंने कहा यार, टाइम बड़ा जल्दी फ्लाई कर जाता है। देर वॉज अ डे जब मैं यहाँ बैठा था, पढ़ रहा था, एंड देर इज अ डे जब मैं इस कमरे में आके पढ़ा रहा हूं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए नौकरी नहीं है। ये सेंटेंस वैलिड है या इनवैलिड? कब? एक्चुअली ये दोनों है। ये दोनों है। बताओ कैसे? बताओ। नो नो, इट्स कनेक्टेड विद द आइंस्टाइन ने जो बात बोली थी उससे जुड़ता ही है। मैंने आइंस्टाइन की लिखी हुई मोस्टली किताबें पढ़ी हैं, जो उसने साइकोलॉजी पे लिखी हैं, जो उसने मोटिवेशन के लिए लिखी हैं, जो उसने अपना जो लिखा है ना, जो उसने व्हाट ही फील्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, उसने क्या क्या चीज़ों को, 2-3 बुक्स मैंने पढ़ी हैं उसकी। तो उसमें से मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, दैट ही सेड एजुकेट योर माइंड, डोंट ट्रेन इट। तो इसका क्या मतलब हुआ? हमारी जनरेशन अभी वाली एक्चुअली क्या कर रही है पता है? अपने दिमाग को ट्रेन कर रही है। ट्रेनिंग दे रहे हो आप उसको? नहीं। जब भी आप किसी चीज को ट्रेन करते हो तो क्या करते हो? स्ट्रेस देते हो उसके ऊपर। मसल बिल्डिंग, जो बच्चे जिम जाते हैं वो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, कभी हम भी जाते थे। तो मसल बिल्डिंग, स्ट्रेन देते थे, स्ट्रेस देते थे मसल पे, मसल बिल्ड होता था। तो आपको थोड़े टाइम के लिए ऐसा लगता है वाह, मौज आ गई, रट्टा मार लिया मैंने। नहीं। अगर मैं आपको 2017 का फोटो दिखाऊं अपना, दिखाऊंगा नहीं वैसे मैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार, इस इंसान ऐसे बदल भी सकता है क्या? इतना जल्दी बदल जाता है क्या? जस्ट अ स्पैम ऑफ 6 और 7 ईयर्स। बट यस, बदल जाता है। जब मैं ट्रेनिंग करना छोड़ दिया तो एक सिंगल पैक निकल आया। यस, एक सिंगल पैक निकल आया, है ना? बट जब मैं ट्रेनिंग करता था तो मसल ट्रेनिंग हो रहा था, राइट? इफ यू विल एजुकेट योर सेल्फ,
तो ये लॉन्ग टर्म तक आपके साथ जाएगा, ठीक है। और इफ यू आर फोकसिंग ऑन दिस थिंग, अगर इस पे फोकस कर रहे हो ना, तो पता है आपको ये जो है ना, ये इसमें अपने आप आ गया, समझ गए? इवेंचुअली ये हो जाएगा, बट ये करना पड़ेगा। तो अभी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आ रहे हैं, पास होके आ रहे हैं, वो एक्चुअली वो स्किल्स के साथ नहीं आ पा रहे जिस स्किल के साथ उन्हें आना चाहिए। तो इंडस्ट्री के प्रैक्टिकल इश्यूज को वो हैंडल ही नहीं कर पा रहे। अनुज जी, मेरी आवाज ही नहीं आ रही स्पीकर से। और यार बिल्कुल अंदर ही तो। हेलो हेलो, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, सही है। कुछ समझ आया आपको मैं क्या कह रहा हूं? क्या कह रहा हूं? क्या लगता है जब कोई आदमी नौकरी देगा, आपको जॉब देगा, तो क्या वो आपको एक क्वेश्चन पेपर देगा टू सॉल्व? क्वेश्चन पेपर देगा सॉल्व करने के लिए? क्या करेगा? क्या करेगा? इंटरव्यू लेगा। इंटरव्यू लेगा। जवाब कैसे दोगे? किताब पढ़ के? किताब पढ़ के? आर्टिकलशिप तक का इंटरव्यू किताब पढ़ के दे सकते हो। जब आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर किया जाएगा ना, तो वहां पे जब आपका टेक्निकल राउंड होगा, टेक्निकल राउंड आपका आपकी दिमागी स्किल्स को चेक करने के लिए होता है, ठीक है। उसके लिए तुम्हें कोई ट्रेनिंग काम नहीं आएगी। उसके लिए काम आएगा ये जो आप जहां बैठे हो आज, ये काम आएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स काम आएंगे, इंडस्ट्री काम आएगी, वट एवर यू हैव लर्नड इन योर आर्टिकलशिप वो काम आएगा। तुम्हारे डाउट्स तो कुछ भी नहीं होते, पता है। मैंने यूज टू गो नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट एक्सेस, तो वहां पे आईआरएस ऑफिसर्स आते हैं। आईआरएस ऑफिसर्स जिनको अपॉइंटमेंट लेना होता है, और उनकी ट्रेनिंग होती है 3 महीने की, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में। तो उनकी 7 दिन की ट्रेनिंग होती है इनकम टैक्स की। वो यूपीएससी पास करके आए होते हैं। भयंकर स्किल उनकी कितनी जबरदस्त होती है। और फिर वो क्वेश्चन दागते हैं, सवाल पूछते हैं, वो बहुत जबरदस्त नहीं। और तुम खुद सोचो, तुम्हें उनको टैकल करना है। सीए बन जाओगे तो तुम्हें किसको टैकल करना है? उसको टैकल करना है तुम्हें। तो तुम्हारी स्किल्स मजबूत होनी चाहिए या तुम्हारी ट्रेनिंग मजबूत होनी चाहिए? स्किल्स काम आएंगी, ध्यान रखना, ठीक है। बहुत कम बच्चों को मैं ये बात समझा पा रहा हूँ। कुछ बच्चे ऑनलाइन हमारे रिकॉर्डेड क्लासेस लेते हैं, उनको समझा पाएंगे हम। बट ये आपको आगे पास ऑन करना है यार। जो आपके पीछे जनरेशन आ रही है ना, उनको तुम्हें बताना है ये चीज, क्योंकि हम लोग के पास तो नहीं है ना वो बच्चे। वो तुम्हारे टच में होंगे, हमारे टच में नहीं है। आई ना समझ में? ट्राई टू टेल देम कि भाई इंडस्ट्री में इसका वैल्यू है, आपकी ट्रेनिंग का वैल्यू नहीं है। समझ गए? क्योंकि ट्रेनिंग आज कर रहे हो, कल छोड़ दी, खत्म। मुद्दे पे आ जाओ सर। रट्टा मत मारना भाई कुछ भी। दिल को बहलाने के लिए किसी बात को रटना मत, क्योंकि रट्टा मार लिया तो तुमने दिमाग को ट्रेन कर लिया। दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है, क्योंकि उसको पता है अगर उसने मेहनत कर ली तो आप सिर्फ इंसान नहीं रह जाओगे, भगवान बन जाओगे। आई बात समझ में? इसलिए वो करना ही नहीं चाहता। तुम्हारी बॉडी का एक ऐसा हिस्सा है जो काम नहीं करना चाहता, ठीक है। वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि भैया मैं नॉर्मल में ठीक हूं, मेरे को ज्यादा स्ट्रेस मत दो, मेरे को और भी बहुत काम है। अरे समझ गए क्या? और मैं क्या कह रहा हूं? स्ट्रेस दो, उसे स्ट्रेस दो, पूरा स्ट्रेस दो उसको, मतलब उसको दौड़ा के रखो दिन भर, ठीक है। तो मेरी क्लास में आपको एक चीज मैं समझा दूं, अगर आपको कंसेप्चुअली चीजें सीखनी है ना, तो आप लोग बैठ जाओ, नहीं तो मेरी क्लास छोड़ दो।
क्योंकि मैं तुम्हें रटा नहीं सकता, मैंने कभी रटा नहीं तो मैं रटा नहीं पाऊंगा, मेरे अंदर है नहीं वो ट्रेट्स कि मैं तुम्हारे को पास ऑन कर दूं उनको कि लो मार दो रट्टा। निमोनिक याद कर लो ना, कोई निमोनिक नहीं होता दुनिया में, मैंने तो कभी याद नहीं करा, आपको भी नहीं करने दूंगा। ठीक है, तो अब स्किल्स पे काम करो। अब आप जरा 1 मिनट के लिए सोचो कि अपन रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ेंगे, बहुत छोटू चैप्टर है ये 6 नंबर का आएगा, लेकिन ये जो चैप्टर है ना, इसमें से तुम्हें नया क्या सीखने को मिलेगा? तो इसमें से तुम्हें जब आप सीए बन जाओगे तो सेकेंडमेंट नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है? सेकेंडमेंट। सुन के भूल जाना, सेकेंडमेंट का मतलब होता है एक प्रोसेस जिसमें एक आदमी, एक पर्सन, लेट्स सपोज इस भाई का नाम है दिनेश, ही इज माय क्लाइंट, इसका नाम है दिनेश, दिनेश इज वर्किंग इन जापान, ठीक है, और दिनेश इज अ इंडियन सिटीजन, ठीक है। ये जापानीज कंपनी में काम करता है और वो कंपनी का काम है मैन्युफैक्चरिंग। जापानीज कंपनी इसको ट्रेनिंग पे चाइना भेजती है, ये 3 महीने चाइना में रहता है, ठीक है। और चाइना ये जिस कंपनी में जाता है उस कंपनी के पेरोल पे चला जाता है, जापान से हटके किस पे चला जाता है? चाइना। और चाइना से निकल के रशिया चला जाता है, और रशिया से आता है इंडिया वापस। 9 महीने इंडिया में रहता है, 6 मंथ इंडिया के बाहर रहता है। अब दिनेश मेरे से ये पूछ रहा है, मेरे पीछे 3 सरकार पड़ी है, चाइना भी पड़ी है, इंडिया भी पड़ी है, जापान भी पड़ी है, व्हाट टू डू? क्या बोलूं उसको? फोन स्विच ऑफ करके सो जा, कुछ नहीं होने वाला है, बोल दूं, या किताब खोल लूं क्योंकि मैंने तो ट्रेनिंग ली है, या दूसरा ऑप्शन मेरे दोस्त को फोन करूं, भाई एक केस आया है, लानत है फिर मेरी स्किल्स और नॉलेज पे, आया ना? तो ये यहां पे काम आएगा आपको, ये जो सीख रहे हो ना आज, ये एक दिन काम आएगा आपको आगे, ठीक है। और यार जब आप स्किल्स लगाओगे तो पैसा आपको कब मिलेगा? मेहनत करके, पैसा तो उसी को मिलता है। तो अब आप मुझे बताओ, इस तरह के इश्यूज अगर एक इंडिविजुअल को हो सकते हैं तो क्या कंपनी को नहीं हो सकते? सुनो, दिनेश मेरे पास अकेला आया था, दिनेश के साथ ऐसे 6 इंडियंस और थे वहां पे जापानीज कंपनी में, वो 6 के 6 मेरे पास हैं, तो टोटल कितने लोग हैं? 7। तो दिनेश वो सेटिस्फाइड विद द कंसल्टेंसी, तो दिनेश के साथ और भी कई सारे लोग थे जो इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, हाँ या ना? तो यू आर गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एलिमेंट इन फ्यूचर, तो ट्राई टू एजुकेट योर सेल्फ। ट्रेनिंग मत लो, ट्रेनिंग लेनी है तो घर जाओ, यूट्यूब पे चैप्टर का नाम लिखो, जबरदस्त ट्रेनिंग मिलेगी आपको। 250 ऑप्शंस आ जाएंगे आपके नीचे टैब में, 250 ऑप्शंस आ जाएंगे। और मजे की बात पता क्या है? वो यही सब पढ़ाएंगे जो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन सोच नहीं पाओगे कुछ। यहां पे क्या है? यहां पे अगर मैं तुम्हें ये पढ़ा दूं ना, ये तो ये मेरी अपनी रिसर्च है, ठीक है, तो वो लिखी हुई है यहां पे। अब आप उसको पढ़ो और आपको मजा आ जाएगा, और फिर लाइफ में कभी आपको उस चैप्टर में जाके वापस हाथ रख के मम्मी कसम खा के रट्टा नहीं मारना पड़ेगा यार, कि आज तो ये चैप्टर रटना है मेरे को, नहीं रटना पड़ेगा, वो पता होगा यार, वो पढ़ना ही नहीं पड़ेगा कभी। एक बार क्लास में पढ़ लो ठीक से इसको, ये वापस कभी नहीं पढ़ना। मैं वादा करता हूं ये जिंदगी में आप दोबारा खोल के पढ़ोगे नहीं इसको कभी, अगर आपने अपने आप को थोड़ा सा समझा के पढ़ाया तो रट्टा मार के पढ़ाया तो रोज पढ़ोगे, जितनी बार टेस्ट होंगे उतनी बार रात को बैठ के रट्टा मारोगे इसका, अगले दिन जाके स्ट्रेस रिलीज कर दोगे, खत्म, बात हो गया, पास भी हो जाओगे। ऐसा नहीं है पास नहीं होगे, पास हो जाओगे। लेकिन अगेन आप उस कैटेगरी में चले जाओगे जब एक यूट्यूब वीडियो का थंबनेल देख के आपकी रूह कांप जाएगी अंदर से, नो जॉब्स फॉर सीए इन इंडिया, सोच के भी ना अंदर से सरसराहट आती है कि नहीं आती? तो बंदे को पता ही नहीं है ना, उसने थंबनेल बना के डाल दिया व्यूज के लिए, कि जो सीए स्टूडेंट्स है ना वो देखेंगे उसको। अरे नहीं देखना चाहिए इस तरह का कोई भी चीज, हाँ है ना? कौन कहता है जॉब नहीं है? लेकिन जॉब मशीनों के लिए नहीं है, इंसानों के लिए है, ठीक है।
चलो सर जी, मैटर क्या है भाई लोग? मैटर ये है कि मेरे पास एक इशू है आपके साथ डिस्कस करने के लिए। मैं हर रोज कुछ प्रॉब्लम्स के साथ ही आऊंगा यहाँ पे। आज मेरी प्रॉब्लम जो है ना वो ये है कि मेरे पास एक इंडिविजुअल आया है और वो मेरे से ये जानना चाहता है कि मुझे ये बताओ मैं रेजिडेंट कब बनूंगा। वो रेजिडेंट बनना चाहता है या एक्चुअल में नॉन रेजिडेंट बनना चाहता है? सर परसेप्शन है, सोच है अपनी अपनी। क्योंकि अगर वो यहां रेजिडेंट बनेगा तो लास्ट क्लास में आपने ऐसा कहा था सर कि रेजिडेंट बनते ही ना उसकी कुछ ऐसी हालत होगी। तो वो चाहता क्या है? एक मिनट रुको जरा, मेरे को ना हवाई जहाज उड़ाने दो। तुम लोग रोज मेरी कॉफी खराब करवाते हो यार। इसके ना कॉफी के सारे पैसे तुम्हारे ऊपर डालूंगा मैं। हाँ जी, तो हालत यही होने वाली है क्या? यही होने वाली है? बोलो। तो एक इंडिविजुअल यहां तक कैसे पहुंचेगा ये पढ़ना है, और वही सेम इंडिविजुअल यहां तक कैसे पहुंचेगा ये हमें एक ही जगह पे पढ़ना है। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर वो रेजिडेंट बन गया तो उसकी इनकम इंडिया में हाईएस्ट ब्रैकेट में टैक्स हो जाएगी। ब्रैकेट नहीं, उसकी ज्यादा इनकम इंडिया में टैक्स हो जाएगी। सीधी बात है ना, इट्स अ गेम ऑफ वॉल्यूम। अरे बच्चों, किसका गेम है? वॉल्यूम का गेम है। स्कोप में ज्यादा इनकम आएगी तो ज्यादा इनकम पे टैक्स लगेगा, स्कोप पे इनकम कम आएगी तो कम इनकम पे टैक्स लगेगा। आसान है ना गेम? गेम आसान है ना ये? हाँ चलो, एक इंडिविजुअल को इंडिया में रेजिडेंट कब माना जाता है? तो मैं पहले तुम्हें समझाता हूं। एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस इनकम टैक्स लॉ के अंदर 3 तरीके से निकाला गया है। 3 तरीके हैं। हमने हेडिंग डाला डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस इन केस ऑफ इंडिविजुअल। प्लीज आपका पेन आपके हाथ में नहीं होना चाहिए, रजिस्टर बंद, डेस्क पे आपके सिर्फ आप बोर्ड पे नजर रखोगे। जब तक सारी बात आपको ना बढ़िया से समझ में ना आ जाए ना, दिमाग में एक एक चीज पिक्चर क्लियर ना हो जाए, आप पेन नहीं चलाओगे अपनी कॉपी पे। सब बोर्ड पे लिखा, मैं लिख लूंगा जो लिख रहा हूं, और जो मैं बोल रहा हूं वो सारा मैंने नोट्स में लिख रखा है, एक एक लाइन, तो कुछ मिस नहीं हो रहा है। सुनो ध्यान से। मजे की बात, वीडियो तो है ना तुम्हारे पास यार, कुछ भूल जाओगे तो वापस सुन लेना। ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं। कितने रास्ते हैं? रेजिडेंशियल स्टेटस का डिटर्मिनेशन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के तहत किया जाएगा। कौन सा सेक्शन बच्चों? सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। सर जी ये 1 2 3 4 5 ये क्या चक्कर था? ये मैंने लास्ट क्लास में समझा दिया था। हर एक बंदे की कैरेक्टरिस्टिक अलग है, इसलिए उसके लिए नियम भी अलग है। देर आर 3 वेज। कितने रास्ते? वेज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, देर आर 3 वेज। 3 रास्ते। पेपर में आपको ध्यान रखना है मुझे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। 3 में से मुझे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है? जनरल से काम हो जाएगा, स्पेशल से काम होगा, या स्टेटलेस लगेगा? 1 मिनट। जनरल समझ में आ गया, बेसिक। स्पेशल समझ आ गया, जहां पे जनरल के खिलाफ कुछ बात बोली गई होगी। स्पेशल। व्हाट इज स्टेटलेस? स्टेट का मतलब है कंट्री। क्या मतलब है? कंट्री। स्टेटलेस, जब हम किसी बंदे का रेजिडेंशियल स्टेटस इस बेसिस पे नहीं लगाएंगे कि वो कौन सी कंट्री में रहता है, जब हम सब कुछ जनरल स्पेशल सब कुछ छोड़ देंगे और एक नया लॉ बना के खड़ा कर देंगे उसके सामने, तब लगेगा उसके ऊपर क्या? स्टेटलेस। क्या लगेगा? स्टेटलेस। स्टेटलेस के अंदर हम उसकी सिटीजनशिप को टारगेट करेंगे। किसको टारगेट करेंगे? उसकी सिटीजनशिप को टारगेट करेंगे, ना कि उसके पीरियड ऑफ स्टे को या प्लेस ऑफ रेजिडेंस को। हाँ जी, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऐसा कहा था, इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए उसका पीरियड ऑफ स्टे देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? उसका पीरियड ऑफ स्टे देखना पड़ेगा। ये बंदा रहता कहां पे है ये देखना पड़ेगा, हाँ या ना? लेकिन जनरल स्पेशल में तो ये देखेंगे, स्टेटलेस में पीरियड ऑफ स्टे को इग्नोर मार देंगे, प्लेस ऑफ रेजिडेंस को भी इग्नोर मार देंगे, और पूछ लेंगे सिटीजन कहां का है तू, और एक और चीज ऐड कर देंगे इसके साथ, पैसा कितना कमाता है। कोई चिंदी चोर है,
15 लाख से कम वाले को चिंदी चोर मानती है सरकार। क्या ये खुद ही मरा हुआ है यार, इसको काहे को मारना है। जो 15 लाख से कम कमाता है, कंट्री के बाहर रहता है, हमारी कंट्री का सिटीजन है, उसको दबा लेते हैं किधर, स्टेटलेस में, इसको पकड़ो। सर क्यों? क्योंकि ये शातिर आदमी है। ये इंडिया में टैक्स नहीं देता क्योंकि इंडिया में कौन है, स्टेटस एंजॉय करता है नॉन रेजिडेंट का। कौन सा स्टेटस एंजॉय करता है, नॉन रेजिडेंट का। बाहर की कंट्री में टैक्स नहीं देता, उनको कहता है मैं तुम्हारे यहां से, मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, कैसे टैक्स ले लोगे तुम मेरे से। मतलब कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे डोमिसाइल के बेसिस पे टैक्स लिया जाता है। अगर आप वहां के सिटीजन हो तो वहां पे टैक्स दे दो, नहीं हो तो मत दो। ये समझदार आदमी है, ये इंडिया में रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे बच जाता है और वहां पे सिटीजनशिप के बेसिस पे बच जाता है। ऐसी कंट्री का चुनाव करता है रहने के लिए। आई बात समझ में? तो ये समझदार बना हुआ है। अच्छा, कोई आदमी खुद समझदार होता है या उसके साथ कुछ समझदार लोग खड़े होते हैं? पैसे देके समझदारी खरीदी जाती है, तो खरीद लेता है समझदारी। कौन देते हैं इसको इस तरह का आइडिया? फालतू में बदनाम कर रहे हो। इस तरह का आइडिया इसको कौन देता है? ऑफ कोर्स प्रोफेशनल्स, हाँ या ना? तो सर इसको पकड़ा जाए। इसके 3 रास्ते हैं, तीनों ऑप्शंस मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप कुछ नहीं लिखोगे, मैं फिर कह रहा हूं तुम्हारी नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, आप बस सुनो। पहला नियम है, फर्स्ट केस है जिसको मैं कहता हूं जनरल रूल। दूसरा केस है स्पेशल रूल और तीसरा केस है, अच्छा स्पेशल रूल एक्चुअल में स्पेशल है, आपको पढ़ के समझ आएगा अच्छा यार ये तो सही में स्पेशल बात है। 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है जनरल। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं? जनरल। मतलब एक ऐसा नियम जो बेसिक है, बेसिक। दूसरा स्पेशल। अच्छा, स्पेशल रूल स्पेशल इसलिए हो सकता है कि यहां पे कोई स्पेशल एक्टिविटी हुई होगी, स्पेशली हमने कुछ किया होगा। और तीसरा है जबरदस्ती, स्टेटलेस। सर अगर इस तरह की बदमाशी होती है, इस तरह की मतलब दादागिरी होती है, तो क्या ये सही है? मतलब अगर देखा जाए तो क्या ये सही है सर? मतलब आप स्टेटलेस कह रहे हो, मतलब इस तरह से गवर्नमेंट क्यों करती है? बेटा एक बात बताओ, क्या कभी कोई पागल आदमी जमीन से पत्थर उठा के आपकी तरफ फेंकता है क्या? अरे कुछ हरकत करते होंगे यार तुम लोग। वॉट एवर रिएक्शन आप मेरी साइड से देखोगे वो तुम्हारे एक्शंस पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, और तुम्हारे एक्शन पे मेरा रिएक्शन डिपेंड करता है, हाँ या ना? तुमने कुछ पक्का ऐसा करा होगा जिसमें गवर्नमेंट ने इस तरह के लॉज डेवलप करे होंगे, तुमने पक्का करा होगा, कुछ ना कोई रायता फैलाया होगा ऐसा। अभी मैंने समझाया ना आपको। अरे बोलो भाई साहब, कई बारी क्या होता है, इट्स अ साइकोलॉजी कि कई बार कानून बचाने के लिए कानून तोड़ना पड़ता है। बोलो, किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। इस तरह की सिचुएशन को भगवत गीता में क्या बोला गया है? आपधर्म। मतलब ऐसा कोई काम हमने करा जो अधर्म दिख रहा है लेकिन धर्म के लिए किया, स्टेटलेस। ये ऐसी एक हरकत है जो गवर्नमेंट ने करी। पढ़ने से आपको लगेगा हे भगवान, इतना भी सोचते हैं क्या? लेकिन इतना सोचते हैं क्यों? क्योंकि इनको कंट्री की ट्रेजरी, उसे भी तो बचाना है। देश कैसे चलेगा? लूपहोल्स होंगे तो कंट्री कैसे चलेगी? आ जाओ सर, जनरल रूल के अंदर 2 कॉन्सेप्ट आएंगे। कितने? 2 कॉन्सेप्ट आएंगे। कौन से सर? मैं बताता हूं। पहला 60 डेज रूल और दूसरा 182 डेज रूल। अच्छा, याद रखना है क्या हमें? हाँ, पहला आएगा 182 डेज। इसके अंदर फर्स्ट जो आएगा वो आएगा 182 डेज का रूल। अभी मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, बस ऊपर ऊपर से कुछ बता रहा हूं आपको, वो दिमाग में जाना चाहिए आपके। और दूसरा आएगा 60 डेज रूल। मेरा काम बन गया बस, ठीक है। मजे की बात पता क्या है? नियम ये 2 ही हैं,
ये दो ही नियम है, आगे जो स्पेशल और स्टेटलेस है वहां पे इन्हीं में कुछ फेरबदल करी जाएगी बस। क्लियर? नाउ आई एम इन अ पोजीशन टू आंसर योर क्वेश्चन व्हेन एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया। माय क्वेश्चन इज, actually your question is, when an individual is said to be resident in India, and my answer is very simple, if he satisfy any one of the rule, if he satisfy or fulfilled any one of these two rules जो हमने जनरल में पढ़े, इनमें से किसी एक को अगर वो क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा, तो वो बोला जाएगा रेजिडेंट। क्या बोला जाएगा उसको? उसे कहा जाएगा रेजिडेंट इन इंडिया। अच्छा सर जी ये बताओ, ये जो जनरल रूल है इसे हमारे इनकम टैक्स लॉ में क्या कहा गया है? तो आपके इनकम टैक्स लॉ में सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के अंदर हमें बेसिक कंडीशन दी है। क्या दी है बेटा? बेसिक कंडीशन। व्हाट इनकम टैक्स लॉ सेज, बात सेम बोलता है। इनकम टैक्स लॉ कहता है एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन। प्रोसेस करो, मैंने क्या बोला? इफ ही सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन, एंड देयर आर 2 बेसिक कंडीशन। अच्छा, तो ये जो 2 रूल है, ये 2 रूल हमारे बेसिक कंडीशन के रूल है। यस, एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द, सो देयर आर 2 कंडीशंस, यू नीड टू सेटिस्फाई एनी वन ऑफ देम। इधर आप 182 डेज को पास कर दो, इधर आप 60 डेज वाले को पास कर दो। पास किसी एक को करना है। वेलकम ऑन इट, 100% जवाब देंगे क्यों है, और आप के मुंह से आवाज आएगी नहीं होता तो क्या होता है, तो अच्छा है। ठीक है, पेशेंस रखो बस, आ जाओ। ठीक है ना, आता हूं मैं इस पे। क्या बोला मैंने? एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन। कहानी को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। तुम्हें इसको ना चैप्टर की तरह नहीं पढ़ना है, मैंने डे 1 पे कहा था। इसे पढ़ना है एक टेस्ट की तरह। कैसे पढ़ना है? एक टेस्ट कर रहे हो आप, मैं टेस्ट कर रहा हूं कि उपासना तेरी कितनी इनकम इंडिया में टैक्स होएगी। मैं टेस्ट कर रहा हूं, तो टेस्ट में मैं पूछूंगा सवाल, शी हैज टू आंसर। इसके जवाब से मैं डिसाइड करूंगा कि इसकी कितनी इनकम को इंडिया में मुझे टैक्स करना है। बस इतना सा चैप्टर है ये। डन? सर जी पहला टेस्ट होगा किसी भी इंडिविजुअल का, टेस्ट 1, तो मैं यहां लिख लूंगा इंडिविजुअल। आपको ऐसे बुरा सा तो नहीं लग रहा कि मैंने आपको लिखने से मना कर दिया है? मतलब रिस्ट्रिक्शन ही डाल दिया कि लिखना नहीं है? उसका पीछे ना रीजन है एक। मैं आपके माइंड को ना ज्यादा इन्वॉल्व करना चाहता हूं डिस्कशन में। टैक्स इज मोर अबाउट डिस्कसिंग द थिंग्स, इट इज नॉट अबाउट लर्निंग द थिंग्स, इट इज अबाउट डिस्कशन। द मोर यू विल डिस्कस, द मोर यू विल थिंक, उतना ज्यादा आप इवॉल्व होगे, उतने ज्यादा सवाल आएंगे। ठीक है, व्हेनेवर अ टीचर से लिख लो लिख लो लिख लो, और डाइवर्ट कर दिया उसने आपको। लिखने में उलझ गए, सोचना बंद करो, लिखने पे ध्यान दो। आई एम सेइंग सोचो, फोकस करो। क्वेश्चंस आएंगे आपके मन में बहुत सारे, उनके जवाब मांगो। जैसे मेरे भाई ने अभी क्वेश्चन पूछा है ना, इट वॉज अ वेरी लेजिटिमेट क्वेश्चन, वाई 2? एक से काम क्यों नहीं कर सकते आप? तो बाबू जब एक कोई फेल होगा तो दूसरा लगेगा ना। एक्चुअल में 2 क्वेश्चन है, हमने कहा 2 में से किसी एक का जवाब दे दो। आपने दिमाग लगा के क्वेश्चन नंबर 1 फेल करवा दिया, तो हम आपसे क्वेश्चन नंबर 2 भी पूछेंगे। अच्छा, तो सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते कि रेजिडेंट जब बनेगा तो 2 में से किसी एक को पास कर देगा, और नॉन रेजिडेंट बनने के लिए दोनों को फेल करना पड़ेगा। सरकार ये नहीं चाहती कि आप नॉन रेजिडेंट बने। ऐसे सोचो, रिवर्स एंगल से बात करो। गवर्नमेंट चाहती है क्या ऐसा कि आप नॉन रेजिडेंट बनो? नहीं चाहती। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, थोड़ा स्ट्रिक्ट लॉ बना के रखती है। एन इंडिविजुअल के ऊपर आप सबसे पहले क्या करोगे? टेस्ट 1 करोगे भाइयों। क्या करोगे रे? टेस्ट 1 करोगे। और जब अपन टेस्ट 1 लगाएंगे तो ये टेस्ट 1, इस टेस्ट 1 को हम क्या बोलते हैं रे हर्ष? इस टेस्ट 1 को हम बोलते हैं, बता जल्दी,
टेस्ट 1 को हम बोलते हैं बेसिक कंडीशन. क्या बोलते हैं बेटा? बेसिक कंडीशन. एंड हाउ मेनी कंडीशंस आर देयर? देयर आर 2 कंडीशंस. देयर आर 2 कंडीशंस. मेरी बात सुनो, मैं यहां पे समझाने के लिए खड़ा हूं, ये समझा दूंगा मैं आपको, लिख रखा है नोट्स में मैंने, वहां से पढ़ लेना. ठीक है? बेसिक कंडीशंस कितनी है भाई? 2 हैं. तुम्हें सेटिस्फाई कितनी कंडीशन को करना है? कोई एक को करना है. देयर आर 2 बेसिक कंडीशन. कंडीशन 2 है. पहली कंडीशन को हम बोलते हैं, और दूसरी कंडीशन को हम इस तरफ लिखेंगे. 1 मिनट रुको जरा. आपको 2 में से किसी एक को सेटिस्फाई करना है ना? एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट. ध्यान दो, सेड टू बी रेजिडेंट. लेकिन उसका रेजिडेंट होना कंडीशनल है या अनकंडीशनल है? कंडीशनल है. और ये किस पे बेस्ड है कि वो रेजिडेंट होगा कि नहीं होगा? बेसिक कंडीशन पे. और बेसिक कंडीशन में से उसे किसी एक कंडीशन को क्या करना है? सेटिस्फाई करना है. फर्स्ट कंडीशन है उसका पीरियड ऑफ स्टे. क्या बोल रहा हूं बेटा मैं? उसका पीरियड ऑफ स्टे ड्यूरिंग द relevant previous year. ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर निकल के आया हो. 1 मिनट. रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कौन सी बीमारी है? अरे रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का क्या रिश्ता दोस्त? इनकम कौन से साल की है? प्रीवियस ईयर की. तो स्टेटस अगले साल का निकालोगे क्या? इस साल से पिछले साल का निकालोगे क्या? उसकी पोजीशन भी तुम्हें किस साल की चाहिए? जिस साल उसने इनकम कमाई है. क्योंकि सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी इज टोटल इनकम. तो जिस साल की इनकम है उसी साल का स्टेटस होगा और हर साल निकाला जाएगा. हाँ है ना? तो भाई मैं क्या कह रहा हूं? पीरियड ऑफ स्टे ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर. बेटा हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा है बताना जरा? 24-25. 24-25 हमारा क्या है? 24-25 हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है. 24-25 में उसका पीरियड ऑफ स्टे कितना होना चाहिए? अब ध्यान से सुनना. 24-25 शुरू कहां से होता है जरा बताना मुझे. शाबाश. कहां से शुरू होता है? आवाज नहीं आती तुम्हारी, पता है, सिट्टी पिट्टी गुल रहती है. सर जी ये शुरू होता है 1 अप्रैल 2024 से और ये खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2025. और सर यहां से लेके यहां तक ना 365 डेज होते हैं. गिन लो, गिनने मत बैठ जाना, इतने ही होते हैं. 365 डेज होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं. बढ़िया. अब मुझे उसको बनाना है इंडिया में क्या? और मैंने कहा था रेजिडेंट का मतलब होता है उसकी इकोनॉमिक प्रेजेंस. तो एक आदमी इंडिया आया, उसके पर्पस बहुत सारे हो सकते हैं, है ना? वो घूमने भी आ सकता है, वो मेडिकल इलाज विलाज के लिए भी आ सकता है, उसके और भी कुछ काम हो सकते हैं. तो यार क्या सीलिंग लगाएं कि उस बंदे का इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में जस्टिफाई हो जाए? तो इंडियन लॉज सेज कि प्रभु अगर उसकी रेजिडेंस, उसका पीरियड ऑफ स्टे, यहां पे जो पीरियड ऑफ स्टे है ना, इसका मतलब है नंबर ऑफ डेज जितने वो इंडिया में प्रेजेंट था, ये मतलब है इसका पीरियड ऑफ स्टे का. ठीक है? तो यहां पे उसका पीरियड ऑफ स्टे एटलीस्ट कितना आना चाहिए? गाइज ध्यान देना मैंने क्या बोला. एटलीस्ट 182 डेज और मोर. यानी कि अगर वो इंडिया में रहता है कम से कम 182 डेज, तो वो बंदा इंडिया में माना जाएगा क्या? रेजिडेंट. कौन सी कंडीशन के हिसाब से? बेसिक कंडीशन 1 पास हो जाएगी. बेसिक कंडीशन 1 पास तभी होगी जब वो पर्सन इंडिया में माना जाएगा क्या? रेजिडेंट. क्या माना जाएगा साहब? वो माना जाएगा रेजिडेंट, है ना? और वो रेजिडेंट तब माना जाएगा जब वो 182 डेज कम से कम इस कंट्री में रहेगा. सही है? तो मैं क्या कह रहा हूं, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर उसका पीरियड ऑफ स्टे कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 182 डेज और डन. पढ़े पढ़े, जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना पढ़ना है. बाकी के लिए ना विद्या माता की कसम है, देखना भी नहीं है इधर उधर. ठीक है? ये सब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, बेकार है, सब फालतू की बातें हैं. तुमने सिर्फ ये देखना है, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया. क्या लिखा मैंने? मैंने लिखा 182 डेज रूल. पहला सवाल, इज
इन इंडिया फॉर एटलीस्ट यानी कि इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 182 डेज इन प्रीवियस ईयर. योर प्रीवियस ईयर इज 24-25. अरे बोलो. योर आंसर मे बी yes or it may be no. If it is yes, congratulations, you will be treated as resident in this country. And if your answer is no, so please answer the question number 2. So this is question number 1 and this is question number 2. ठीक है. Again, आपका सवाल क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब may come yes or may come no. If the answer is yes, then you will be treated as, and if your answer is no, ठीक है, आप जा सकते हैं. ठीक है, you will be treated as non-resident. अभी कुछ नहीं पढ़ना इधर उधर क्या लिखा है. अभी मैंने सिर्फ ये बताया बेसिक कंडीशन पूरी होने का इंपैक्ट क्या पड़ता है हमारे ऊपर. सर इधर आ जाएं क्या. पीरियड ऑफ स्टे ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, ये हमारा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है. कितना होना चाहिए सर? वो सेम लाइन ना हम यहां पे लिखेंगे. पीरियड ऑफ स्टे ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर फॉर कितना? एट लीस्ट 182 डेज. और क्या और मोर की भी कोई रेलेवेंस है? क्या और मोर की भी कोई रेलेवेंस है? लॉ में और मोर की कोई रेलेवेंस है? क्योंकि अगर यहां पे सिर्फ ऐसे लिखते ना फॉर एटलीस्ट 182 डेज, ब्रैकेट खुल जाता. वो कहता मैं तो 210 दिन रहा हूं. मैं कितना रहा हूं? 210. और कोर्ट में पहुंच जाता. इन्होंने तो लॉ में लिखा है कि 182 डेज अगर आप रहोगे तो ठीक है. मैं 182 रहा ही नहीं हूं. इधर तो मैं 182 से कम रहा हूं और इधर 182 से ज्यादा रहा हूं. मैं रेजिडेंट नहीं हूं. तो लिटिगेशंस अवॉइड करने के लिए कुछ शब्दों को डालना पड़ता है लॉ में. सो यहां मोर वर्ड का रेलेवेंस कुछ भी नहीं है. जस्ट टू अवॉइड कि कल ये फालतू दिमाग ना चलाए, इसलिए मोर डाल दो यहां पे. ठीक है, अपना काम तो 182 से बन गया ना. हाँ या ना? तो ठीक है 182 डेज. अच्छा एक बात बताओ, मुद्दे की बात तुमने क्या सीखी? तुमने 182 डेज के रूल में मुद्दे की बात ये सीखी क्या कि यहां पे हमें जो डेटा लेना है वो सिर्फ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का लेना है. मैंने रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को हाईलाइट करा है. बोलो हाँ या ना? तो ठीक है ना, मतलब और क्या करना है. ठीक, सही है. ठीक है, अब आपको मैंने समझा दिया कि एक इंडिविजुअल इंडिया में रेजिडेंट बनता है जब वो इंडिया में 182 डेज कम से कम रह लेता है. अक्षरा बोली ठीक है, मैं 100 दिन ही रहूंगी बस. 100 दिन में मेरा काम बन जाएगा. और 100 दिन के बाद मैं कहूंगी टाटा बाय बाय थैंक यू. फिर क्या कर लोगे आप? क्या कर लोगे फिर? क्या इसको आप रोक सकते हो फिर यहां पे कि नहीं नहीं परदेसी परदेसी जाना नहीं? रोक सकते हो क्या? नहीं रुकेगी वो, क्योंकि रुकेगी तो वो यहां पे टैक्स देगी और वो इंटरेस्टेड है नहीं. गवर्नमेंट को पता चल गया कि भाई साहब ये तो रुक नहीं रही है. लेकिन इकोनॉमिक प्रेजेंस तो है इसका इंडिया में. इसके लिए लॉ थोड़ा टाइट करते हैं. तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के साथ साथ इसका पुराना डेटा भी चेक करो. इसका बिहेवियर चेक करो कैसा है. सिंपल है ये बिल्कुल. अपने इधर जो इंडियन पेनल कोड है ना, उसमें जब सजा दी जाती है ना तो ऐसे नहीं दी जाती कि इसने किसी को पकड़ के सड़क पे चलते हुए को और धर दिए 2 थप्पड़. धर दिए मतलब धर दिए. वो ले गया पुलिस में, पुलिस आई, मैडम का रिकॉर्ड चेक हुआ है तो बिल्कुल क्लीन है यार इसका रिकॉर्ड. तो फिर इससे पूछा जाएगा ऐसी क्या नौबत आन पड़ी थी? तो फिर ये बताएगी कि ये नौबत आन पड़ी थी इसलिए धरना पड़ा मेरे को. ठीक है, लेकिन देयर इज अ पर्सन जिसका रिकॉर्ड ही ऐसा है, लगातार थाने में उसके खिलाफ कंप्लेन आती रही है और वो वापस फिर आ गया. तो फिर उससे पुलिस पूछती नहीं, उसको तो 2 चांटे मारती फिर आ गया. तो रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं होता है? अब सेकंड कंडीशन में उसके पुराने रिकॉर्ड्स को खंगालते हैं. सेकंड कंडीशन क्या है? अच्छा, सेकंड कंडीशन कब चेक करनी है आपको? जब फर्स्ट फेल हो गई हो. अच्छा, इज देयर एनी वे
कि आपका दिल नहीं कर रहा, आपको ना ये अच्छी नहीं लग रही है, ये 182 दिन किसी को अच्छे नहीं लग रहे, तो वो कह रहे हैं मैं तो इधर नहीं आना चाहता, मैं ना इधर ही जाऊंगा पहले। सर जी पहले मैं इधर जा सकता हूं क्या? अरे अलाउड ही नहीं है इधर जाना पहले आपको। फर्स्ट को फर्स्ट, लॉ में फर्स्ट कहा गया, इसलिए वो चेक भी फर्स्ट पे ही होगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर फर्स्ट से काम बन गया तो सेकंड भी चेक करोगे क्या? नहीं सर ना, आपने ना एक ही क्वेश्चन तो दिया था, तो मैं सोचा दोनों ही देख लेता हूं पास करके हो रही है क्या। अरे कुछ नहीं होने वाला है, कोई इंसेंटिव मिलेगा क्या आपको? एक पास हो गई, बात बन गई। एक काम करो, सेकंड साइड पे आ जाओ और सेकंड साइड पे समझो सेकंड बेसिक कंडीशन क्या कहती है। सेकंड बेसिक कंडीशन दो बातें कहती है, एक बात में ही दो बातें बोली उसने। होता है ना कभी कभी ऐसा, एक ही बात में दो बातें बोल दी जाती हैं। पहली बात है पीरियड ऑफ स्टे, पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया, इन इंडिया। बेटा इंडिया लिखा है, दिल्ली नहीं लिखा। इंडिया मतलब कश्मीर टू कन्याकुमारी, कन्याकुमारी के नीचे टेरिटोरियल वाटर्स भी हैं हमारे। इंडिया के लैंडमास पे हमारा एरियल स्पेस भी है, और लैंडमास तो है ही, तो तीनों जगह पे आपकी प्रेजेंस, हम उसको कैलकुलेट करेंगे। पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कितना होना चाहिए? तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर आपका पीरियड ऑफ स्टे निकल के आना चाहिए कम से कम कितना? 60 डेज, 2 महीने। कब से कब तक? हम ये टाइम पीरियड कब से कब तक लेंगे? 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च, 31 मार्च 2025 तक। एंड हमारा जो टाइम निकल के आया वो निकल के कितना आया? वो निकल के आया एटलीस्ट, बोलो, एटलीस्ट 60 डेज। कितना निकल के आया? एटलीस्ट 60 डेज निकल के आ गया। तो अपने को चाहिए कितना? 60 दिन। 60 दिन निकल आया, ओके। अब एक काम करो, इसी के साथ साथ ये जो है ना 60 दिन, इसी के साथ साथ चेक करो कि इसका पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया, वापस से लैंग्वेज सेम ही यूज करूंगा मैं ताकि दिमाग ना उसे फीड कर ले। पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया, और आपको बताऊं मजे की बात, मैं मोस्टली लॉ के वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पे लिखने में, ठीक है? तो आप पेपर में लिख सकते हो एज इट इज, दिल खोल के। पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग, अब यहां पे जो ड्यूरिंग है ना उसका रेंज बढ़ा दिया, और यहां रेंज में डाल दिया पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग लास्ट, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, 4 PPY। यहां रेलेवेंस इसके साथ साथ इसका भी है, लास्ट 4 PPY, लास्ट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग PPY। एक था RPY, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, एंड आई एम यूजिंग PPY, प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के जस्ट पिछला साल क्या है? प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर। और ऐसे प्रिसीडिंग मुझे 4 साल पीछे जाना है, 4 साल के रिकॉर्ड देखने हैं। इन लास्ट 4 प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर, immediately the relevant previous year 4 PPY की काउंटिंग करनी है और उनका पीरियड ऑफ स्टे निकालना है। जब मैं इनका पीरियड ऑफ स्टे कैलकुलेट करने जाऊंगा, सो यहां से देख लोगे, ऐसे 4 बना देता हूं, 1 2, सही है, 3, और भाई एक हो गया 4, ये लो चौथा, दिस इज 4th। अच्छा ये 4th जो है ना, इन 4 से थोड़ा अलग है, 4 से थोड़ा अलग है ये। क्यों? अच्छा 4 देखने हैं कि 5 देखने हैं? 4 देखने हैं कि 5? वेट, एक तो RPY देखना है कि नहीं देखना है, और 4 क्या देखने हैं? PPY देखना है। मैंने इसको स्पेशल बोला है। एक जनरल कैटेगरी और ड्रॉ कर लेता हूं, यहां पे ड्रॉ कर लूं क्या? यहीं पे ड्रॉ कर लेता हूं, लो, दिस इज माय रेलेवेंट प्रीवियस
ईयर दैट इज 24 25। मुझे यहां पे चाहिए कितना, मुझे यहां पे चाहिए कम से कम 60 दिन, 60 डेज मुझे यहां पे चाहिए, कम से कम 60 चाहिए, उससे ज्यादा होगा बहुत बढ़िया, हाँ है ना। यानी कि ऊपर में लिख रहा हूं एटलीस्ट 60 डेज और मोर, लिख सकता हूं ना, एटलीस्ट 60 डेज और मोर। और यहां से 4 पीछे चलना है, तो ध्यान देना 1 2 3 4, या फिर 1 2 3 4, काउंटिंग कैसे होगी? कैसे भी कर लो, बात बराबर है। यहां से दोनों साइड 1 है ना, यहां से दोनों साइड 1 है ना, काउंटिंग कैसे होगी? क्लैश हो गया, वो कह रही है रेड से होएगी, आप कह रहे हो ब्लैक से होएगी। अक्षरा कहां से होएगी? इतना थोड़ी सोचना होता है सर यार, 4 साल कैलकुलेट करने हैं, कर लो ना कहीं से भी। यस, काउंटिंग कहां से होगी? यहां से काउंटिंग होगी। क्यों? क्योंकि लॉ में क्या लिखा है? लॉ कहता है लास्ट 4 प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है? इमीडिएटली टू द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से जस्ट इमीडिएट जो पीपीवाई हैं। अच्छा तो ऐसा करो ना, फिर नाम रखो इनका, दिस इज 23-24, दिस इज 22-23, कम ऑन गाइस, दिस इज 21-22, और ये है 20-21, है ना। इन 4 साल का टोटल स्टे, 4 साल का टोटल स्टे, पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, जस्ट इमीडिएटली द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर शुड at least 365 days or more, डन। समझ गए? इधर कितना चाहिए? 60, और इन 4 का टोटल चाहिए मेरे को। हेलो, इन 4 का टोटल चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, अगर मेरे को काम बन गया इन 2 के टोटल से, तो क्या मैं पीछे जाऊंगा कि नहीं? मुझे तो 4 का ही करना है। कसम नहीं खिलाई जा रही है आपको, कोई रट्टा मत मारो यार, 4 का देख लेना। हो सकता है कि मेरे को इसी साल में पूरा हो जाए मेरा वो, क्योंकि 365 दिन एक साल में हो सकते हैं। लेकिन मान लो 1 साल से पूरे नहीं हुए, 2 से कर लो, इससे भी नहीं हुए, तीसरा को जोड़ लो, इससे भी नहीं हो रहे, चौथे को जोड़ लो, तब भी नहीं हो रहे, तो फिर गड़बड़ है, फिर गड़बड़ है। 365 मेरे को चाहिए। तो यहां पे कंडीशन एक्चुअली एक नहीं है, कंडीशन यहां 2 है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बीच में क्या लिखा है? एंड, एंड लिखा है बीच में। यानी कि मेरे को एक तो 60 दिन देखना ही देखना है, 60 दिन के साथ साथ मुझे क्या देखना है? 365 देखना है। इसकी कुछ डिफरेंट मिस इंटरप्रिटेशंस स्टूडेंट्स करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं जरा समझा देता हूं आपको। वो ऐसे करते हैं, पहला केस वो इस तरीके से चलते हैं, वो कहते हैं सर एक बात बताओ, 60 दिन बन गया, 365 दिन नहीं बना, नेट रिजल्ट क्या आएगा? धीरे चलो यार, गिर जाओगे। क्या आएगा? फेल, कंडीशन फेल, पास या फेल? गुड। केस 2, व्हाट केस 2 सेज? 60 डेज पास, 60 डेज फेल, सॉरी 60 डेज फेल, 365 डेज पास, रिजल्ट क्या आएगा? और दोनों ही फेल, तो ना ये ना ये, तो भी क्या आएगा? एक चमत्कार हो गया। ऊपर चाहिए थे 60, अपने को आ रखे 80, और नीचे चाहिए थे 365 है, और यहां आ रखे हैं 340 या 345। तो 60 प्लस 365 टोटल आया 425, यही आया ना टोटल। और 80 प्लस 345 टोटल आया कितना? 400। बोलो, टोटल इक्वल आ रहा है ना। तो सर अब ये बताओ
कंडीशन फेल मानेंगे कि पास मानेंगे? 425 इतने चाहिए थे, इधर भी 425 चाहिए थे, बोलो क्या करना है? प्रभु बोथ द कंडीशंस आर इंडिपेंडेंट। 60 दिन इंडिपेंडेंटली चाहिए, 365 दिन इंडिपेंडेंटली चाहिए, एक दूसरे से सेट ऑन सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड मत करना। आई बात समझ में? हटा दूं ये सब? हटा दो सर इन सबको। ये बात तो मुझे बताओ समझ आ गई क्या आपको? तो सर ये बताओ, ये कंडीशन हो गई हमारी पास, तो ये कंडीशन हमारी कब पास होगी? ये ऐसे ही पास होगी सर, यही तरीका है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी इनमें से कोई भी एक कंडीशन पास होती है तो अपनी बात को आगे बढ़ा सकता हूं मैं अपनी बात को यहां पे एक नोट में लिख सकता हूं क्या? हमने सारा कुछ पढ़ लिया। नाउ आई एम गोइंग टू कंक्लूड द मैटर एंड द कंक्लूजन इज, इफ इंडिविजुअल satisfy any one, क्या लिखा भाई मैंने? any one of the कौन सी कंडीशंस? बेसिक कंडीशन। any one of the basic condition, he shall be treated, क्या? रेजिडेंट इन इंडिया। ये सुनो, इसी को मैं नोट 2 में अगर लिखना चाहूं तो, और मैं नोट 2 ऐसे लिख सकता हूं क्या? इफ ही फेल बोथ द बेसिक कंडीशन। तो बच्चे वो तो पिक्चर से ही बाहर हो गया ना कि नहीं हो गया? इफ ही फेल बोथ द बेसिक कंडीशन, ही said to be a non resident। मेरे को ये बताओ कि कब वो रेजिडेंट बनेगा और कब वो नॉन रेजिडेंट बनेगा? दिमाग में कुछ घुसा कि नहीं घुसा तुम्हारे? नॉन रेजिडेंट बनने के लिए दोनों कंडीशन को फेल करना है भाई तेरे को, हाँ या ना? और रेजिडेंट बनना है तो तेरे को क्या करना पड़ेगा? कोई एक कंडीशन को पास कर देना। बोलो जल्दी से, बात समझ आई कि नहीं आई आपको? तो मुझे ये बताओ, इंडिविजुअल का जो झंझट है वो दिमाग में घुस गया क्या? और ये सारी बातें तुमने अभी इसी पे करी है क्या? है? हो गई क्या इस पे बात? बोलो। अब मुझे एक बात बताओ, जो सेकंड बेसिक कंडीशन थी ये वाली, मतलब इसमें तुम्हें लॉ थोड़ा टाइट नहीं दिख रहा क्या? बहुत ज्यादा है? टाइट दिख रहा है? अरे बोलो। अब ये जो टाइट कर दिया इतना लॉ, तो यार हो सकता है किसी शरीफ आदमी की गर्दन दब गई हो। है? तुमने ये बनाया किसके लिए था? वो जो बाहर से आते हैं 182 डेज को फेल करते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन जो बेचारे यहीं रहते हैं उनकी क्या गलती है? उनकी कोई गलती नहीं है, उनके लिए तो है ही नहीं ना ये चैप्टर। लेकिन कभी कभी ये जो सेकंड बेसिक कंडीशन है हमारे अपने लोगों को डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। कैसे? इफ एन इंडिविजुअल हु इज सिटीजन इन इंडिया, एक केस सुनना ध्यान से तो आपको ग्रेविटी समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इफ एन इंडिविजुअल हु इज रेजिडेंट इन इंडिया लीव इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, लीव इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। अभी मैं एम्प्लॉयमेंट वर्ड पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूं, अभी मैं सिर्फ चर्चा करना चाहता हूं लीव इंडिया पे। सो इफ यू आर लीविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया फर्स्ट टाइम, देन सिंस योर चाइल्डहुड आप लोग इंडिया में ही थे, ये सुनो। सीए बनने के बाद आपकी जॉब लग गई कनाडा में और अब आपको वहां पे ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया गया है, हाँ या ना? तो जब आपको पता चला कि आपकी जॉब लग गई है और आपको यहां से लगभग 3 महीने बाद जाके कनाडा में ज्वाइनिंग करनी है, तो आप अपनी पेपर फॉर्मेलिटीज में लग जाओगे, अपने रिश्तेदारों से मिलना शुरू कर दोगे, भाई मैं कनाडा जा रहा हूं, यस वी आर इंडियंस, हमें बताना पड़ता है उनको।
कि भाई चलो मैं कनाडा जा रहा हूं, चलो मेरी नौकरी लग गई है, नहीं आया ना। तो इंस्टाग्राम स्नैपचैट का इफेक्टिव यूज इंडियंस ही करते हैं, पता है आपको, नहीं? यस, स्टोरीज लगा लगा के। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं आपको कि यार टाइम कम है कि ज्यादा है? जो टाइम है ना आपको कम दिया गया है कि ज्यादा दिया गया है? अरे सर 3 महीने तो दे दिए, 3 महीने तो लग ही जाते हैं। तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के अंदर तुम्हारी जॉब लगी, लेट्स सपोज तुम्हारा रिजल्ट आया मई में और आपकी जॉब लग गई अगस्त में। तो सिंस अप्रैल टिल अगस्त यू वर इन इंडिया एंड इन दैट ईयर यू हैव नॉट अर्नड एनीथिंग फ्रॉम इंडिया। तुमने कुछ नहीं कमाया, बट you will be declared as resident as per basic condition 2. basic condition 1 तो फेल कर दी तुमने, 182 डेज तो तुमने किसी तरह somehow मैनेज हो गया, लेकिन आपको पता चला कि सेकेंड बेसिक कंडीशन तो पूरी हो गई है, क्योंकि 4 साल क्या, मैं तो भैया 400 साल से यही हूं, आया ना। अभी तो मौका मिला है मेरे को यहां से निकलने का, और 1 साल का स्टेटस 60 दिन बहुत कम है, वो मेरा पूरा हो गया, क्योंकि मैं तो 3 महीने यहीं पे था, तो मैं तो फंस गया। जो इनकम मैंने कनाडा से अर्न करी, उस इनकम पे भारत सरकार मुझे रेजिडेंट डिक्लेयर करके मेरे से क्या मांगेगी? टैक्स की वसूली करेगी। व्हाट टू डू? क्या करूं मैं? लॉ है? कोई रास्ता है? कोई रास्ता नहीं है। मुझे किसके पास जाना पड़ेगा? सरकार के पास। उनको जाके अपनी प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी, है ना। और जब हम अपनी प्रॉब्लम किसी को बताते हैं तो हम अटैकिंग होते हैं कि डिफेंसिव होते हैं? डिफेंसिव होते हैं। अटैकिंग होके तुम किसी से अपना काम नहीं निकलवा सकते। जीवन की सच्चाई आदत डाल लो, बी हम्बल, अगर अपना काम निकालना है तो। ठीक है जी सर, सही है। तो आप जाके उन्हें बोलोगे, अपनी प्रॉब्लम उन्हें समझाओगे, ऐसे 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 और ऐसे 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 ये इशू है सर। अंधे तो वो भी नहीं है, समझ तो उन्हें भी आ जाएगा। हाँ यार, यू आर तो लॉजिकल बात कर रहे हो आप तो यार। सी इफ यू नहीं कोई नॉनसेंस बोल रहे हो तो यार वो भगा देंगे आपको, बट इफ यू आर मतलब जेन्युइन बात कर रहे हो आप, तो नाउ व्हाट टू डू। अच्छा, आप कौन हो, अपने की पराए? अपने लोग हैं यार, ये तो अपने लोग हैं। तो आपके लिए ना एक डंकी रूट बनाया जाएगा, ठीक है। और मैं स्टेटमेंट दे देता हूं, चलो। ये जो डंकी रूट बनाया गया ना आपके लिए, जिसको बाद में क्या कहा गया, स्पेशल रूल, ये एक्चुअली डंकी रूल था। आपके लिए रास्ता निकाला गया था। गाइस, जब डंकी रूट बनाया जाता है तो वो अपने लिए बनाया जाता है, अपने लिए, अपने लिए, अपने लिए। बचपन में मेरे चाचा जो थे ना, वो बड़े शैतान थे। चाचा, मेरे चाचा, मैं नहीं। तो उन्होंने क्या कर रखा था, घर में घुसने के ना 2 रास्ते बना रखे थे। एक रास्ता, पहला रास्ता, ध्यान से सुनना बात को, स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टोरी समझ गए तो कंसेप्ट समझ गए, ये समझ जाना। तो चाचे ने क्या कर रखा था, चाचे ने एक रास्ता बना रखा था। शाम को चाचा लेट आता था बाहर से, घर के दरवाजे बंद हो जाया करते थे 9 बजे, और चाचा आता था 11 बजे। 11 बजे दरवाजा कौन खोले? सोचो, आपके पापा को 11 बजे आपके लिए दरवाजा खोलना पड़े। दुनिया की सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन मेरे लिए आज भी यही है कि अगर मैं घर पे लेट जाता हूं और मेरे पापा दरवाजा खोलने आ जाते हैं, तो मैं उनसे आंखें नहीं मिला पाता, बच के निकलता हूं। क्योंकि उनका पहला सवाल होता है, बड़ा लेट हो गया आज तो, कहां थे? नहीं सही है। तो भैया चाचा ने बना रखा था डंकी रूट, और दैट डंकी रूट इज, वो दीवार को फांदते थे, ठीक है। एक दिन चोरों ने देख लिया कि यहां पे तो डंकी रूट भी है, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को दीवार से लगा के दीवार को लांगा जा सकता है।
और डंकी रूट का यूज हुआ, सारा घर खाली। एंड हु वर रिस्पॉन्सिबल? डंकी रूट किसने दिखाया? बस ये डंकी रूट जो था ना, लोगों ने इसका बहुत फायदा उठाया। दे एक्ट लाइक कि वो कौन है, एग्रीव्ड हैं, एंड दे वांट्स एन एग्जम्पशन कि प्रभु आप हमें ये जो 60 डेज वाली कंडीशन है ना, इससे मुक्त कर दो, बस 182 डेज रहने दो, 60 दिन और 4 पीपीवाई में 365 दिन की एग्जम्पशन हमें छोड़ दो, इसके लिए हमें मत डिस्टर्ब करो। तो इसमें ना 3 कैटेगरी को डाला गया, 3 तरह के लोगों को इसका बेनिफिट दिया गया कि चलो ठीक है, हम 3 तरह के लोगों के लिए 60 डेज और 365 डेज, यानी कि इन शॉर्ट आज के बाद हम हमेशा इसे सेकंड बेसिक कंडीशन कहेंगे। ये सेकंड बेसिक कंडीशन हम 3 लोगों के लिए चेक नहीं करेंगे, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन होगी, लेकिन वो स्पेशल हैं। स्पेशल मतलब वो एक्चुअली जेन्युइन रीजन है उनका। पहला, इंडियन सिटीजन लीव इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। दूसरा, इंडियन सिटीजन वर्किंग एज अ मेंबर ऑफ क्रू इन एन इंडियन शिप विच इज फॉरेन बाउंड। ध्यान देना इस पे। ये क्या होता है, जब ऑथर्स किताब लिखते हैं तो रायता फैला देते हैं। लॉ में लिखा है इंडियन शिप विच इज फॉरेन बाउंड, किताबों में लिख डाला इन्होंने फॉरेन शिप विच इज फॉरेन बाउंड। अब जड़ बुद्धियों, इंडियन शिप लिखा है वहां पे, क्या लिखा है? इंडियन शिप। सीबीडीटी को क्लैरिफिकेशन देना पड़ा इस पे। यस, सीबीडीटी को क्लैरिफाई करना पड़ा कि ओ भाई, ओ हेलो, हमने इंडियन शिप लिखा था, क्या कर रहे हो ये आप? तो इंडियन शिप विच इज फॉरेन बाउंड। फॉरेन बाउंड का मतलब क्या होता है? एक ऐसी वॉयज जो इंडिया से शुरू होगी और कहां खत्म होगी। वॉयज मतलब समुद्र यात्रा। इंडिया से शुरू होगी, कहां खत्म होगी? श्रीलंका। श्रीलंका से शुरू होगी और कहां खत्म होगी? इंडिया। और उसमें उस वॉयज के अंदर इंडियन सिटीजन है क्रू मेंबर। तो बेसिकली वो बेचारे तो इंटरनेशनल वाटर्स में है, वो इंडिया में भी नहीं है और वहां भी नहीं है, वो तो इंटरनेशनल वाटर में है। तो हाउ कैन यू से दैट? तुम्हारा इंडिया तो 12 नॉटिकल माइल तक है और 12 नॉटिकल माइल वो 1 घंटे में क्रॉस कर जाते हैं। उसके बाद तो वो कहां है? इंटरनेशनल वाटर्स में है, टेरिटोरियल वाटर्स में भी नहीं है। तो हाउ कैन यू से दैट कि वो इंडिया में है? तो पुराने टाइम में क्या होता था, इनको टैक्स कर दिया जाता था, क्या मान के कि वो जो शिप है ना वो कहीं भी होगा, नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट याद करो, तो हम उसे इंडिया में मान लेंगे। दुबई में इंडियन शिप दुबई से पाकिस्तान के बीच में चलता है, कहता है वो शिप जो है ना वो एक्चुअली इंडिया है, और उस दौरान जो इनकम कमाई जाती थी तो वो उसे नेशनल इनकम में ऐड कर लेते थे। इसको रैशनलाइज किया गया और बोला गया कि ये जो क्रू मेंबर्स है ना, इनको फ्री करो यार, ये गड़बड़ है इनका विचारों का। 2 कैटेगरी हो गई। तीसरा, 2 तो हो गए जाने वाले, ऐसे याद करो। तीसरा, आने वाला पर्सन। तो दोज हु हैव लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, तो यार वो वहां जाके फैमिली भी तो बसाएगा अपनी बेचारा, या तो फैमिली के साथ जाएगा या वहां जाके फैमिली बनाएगा, अकेला कब तक रहेगा? नाउ वो इंडिया आएगा भी तो सही। तो इंडियन सिटीजन और वर्ड बोलो, मैं एंड नहीं बोल रहा, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। हु इज इंडियन सिटीजन? यू नो दैट। हु इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? आई विल लेट यू नो क्या होता है, अभी रुक जाओ। इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया, कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया। सरकार ने बहुत इनोसेंटली लॉ बनाया कि ठीक है, हम इन 3 लोगों के लिए बेसिक कंडीशन 2 को चेक नहीं करेंगे, जाओ मौज करो। जैसे ही बोला गया जाओ मौज करो, इन्होंने आतंक मचा दिया। इन्होंने भाई साहब इतने भयंकर लूपहोल्स बनाए कि ये लोग रहते तो थे बाहर, ऑपरेशन चलते थे भारत में, पैसा कमाया जाता था इंडिया के बाहर। इन्होंने गवर्नमेंट की नाक में दम कर दिया। 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता चला कि भाई साहब ये तो बड़ी गड़बड़ हो रही है। पता तो इनको 17 में चल गया था, लेकिन 19 में इलेक्शन था, तो इन्हें ये दिखाना था कि हम काम कर रहे हैं। तो 19 के पोस्ट इलेक्शन बजट में जब ये जीत के आए तो इन्होंने बहुत डेंजरस अमेंडमेंट किया इनकम टैक्स लॉ के अंदर, और वहां फाइनली ये लेके आए स्टेटलेस रूल, जो किसको कर्व करने के लिए, किसको क्रब करने के लिए बनाया गया था, जिन्होंने स्पेशल रूल की
बेनिफिट्स का लूपहोल निकाला था। तो अब दो रास्ते हैं, मैं आपको स्ट्रेटलेस रूल सीधे सीधे पढ़ा दूंगा, 1 मिनट में समझ आ जाएगा आपको लगेगा मजा आ गया, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन स्ट्रेटलेस रूल बना क्यों ये तुम्हें नहीं पता होगा, ठीक है। मजे की बात है किसी किताब में भी नहीं लिखा, बना कैसे कौन बताएगा, कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो किताब से तो तुम घर पे ही पढ़ लेना, किताब में तो लिखा ही है सब, घर में पढ़ लेना। तो मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि ये गड़बड़ क्या हुई थी, क्या हुआ था ऐसा, क्या कहानी थी जो ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स हुई, ये अमेंडमेंट्स क्यों कर रहे थे ये लोग। तो कुल मिला के आपको स्पेशल रूल समझ आ गया, किसके लिए है, स्पेशल लोगों के लिए। लिखो मैं यहां पे, स्पेशल रूल गवर्नमेंट ने बनाया फॉर स्पेशल कैटेगरी के इंडिविजुअल्स। गाइज हमेशा याद रखना, स्पेशल रूल का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों को मिलता है, आज भी मिलता है और अभी मिल रहा है। तो स्पेशल रूल किसके लिए बनाया गया, फॉर स्पेशल कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल। सही है भाइयों, स्पेशल कैटेगरी के इंडिविजुअल्स के लिए स्पेशल रूल बनाया गया। मैंने आपको स्पेशल कैटेगरी के इंडिविजुअल की शक्लें दिखा देनी है एक बार, और वो स्पेशल कैटेगरी के इंडिविजुअल हैं, नंबर 1 एम्प्लॉयमेंट वाले, और क्रू का मतलब होता है स्टाफ, और विजिट वाले। एक तो रही गया इनकम एंड विजिट, ये आएगा अभी थोड़ी देर बाद आएगा इसका नंबर, अभी इसको होल्ड कर लो। ये 3 ही थे पहले तो, क्योंकि मैंने कहा ना अमेंडमेंट करेंगे, चेंज करेंगे इसमें। तो चेंज किसमें किया था हमने, जब कोई उत्पात मचाएगा तो हम उसे क्या करेंगे, रोकेंगे। अरे बोलो, और भाई रोकेंगे तो कहां गया स्पेशल रूल, हाँ रोकेंगे तो इसमें चेंज करेंगे, और इसकी वजह से कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज भी करेंगे, है ना। तो मैंने कहा इसकी वजह से तो ये बना, लोग चेंज तो इसमें भी हुआ होगा, या इसको ऐसे छोड़ देते और सिर्फ इसको बना के खत्म कर देते, ऐसे नहीं होता। जो फटा होता है पहले उसको ही तो ठीक करते हैं, फिर नया बनाते हैं, यही रास्ता है। शाबाश, जाओ मौज करो, थैंक यू। कल पढ़ेंगे इसको, कल मतलब आज क्या फ्राइडे है क्या, आज मंडे।